मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार आप अपने ट्रांसफ़र का जो ऑनलाइन आवेदन है 19 जून से 23 जून तक कर सकते हैं। साथ ही आपका जो ट्रांसफ़र आदेश है वो 28 से 30 जून तक पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब आदेश जारी कर दिया गया है जिसमें विस्तृत जानकारी बताई गई है कि किन कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलेगी, ऐसे कौन कौन से कर्मचारी हैं जिनके ट्रांसफ़र अन्य किसी संस्था में, अन्य किसी स्कूल में नहीं होंगे। वो सारी जानकारी आप इस आदेश में देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे 4 प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न कि ट्रांसफ़र में किन्हें प्राथमिकता मिलेगी। दूसरा जो प्रश्न है अतिशेष कौन होगा, क्योंकि इस बार जो ट्रांसफ़र की पॉलिसी जारी हुई है इसमें अतिशेष के जो नियम हैं थोड़े से चेंज किए गए हैं। तीसरा जो प्रश्न इसमें हम देखेंगे कि जैसे वर्तमान में आपने देखा कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनकी जनगणना में ड्यूटी लगी हुई है, जो कि प्रगणक बने हैं, सुपरवाइज़र बने हैं, तब जनगणना में नियुक्त जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, इनके ट्रांसफ़र होंगे या नहीं, आगे वीडियो में हम देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि जो परिवीक्षा अवधि में जो नवनियुक्त शिक्षक हैं इनके ट्रांसफ़र होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट का जो वीडियो शेयर किया गया था उसमें शिक्षक साथियों के द्वारा इन चारों प्रश्नों को पूछा गया था। तो आइए समझते हैं आदेश के अनुसार कि इसमें प्राथमिकता किसे मिलेगी। एक रिक्वेस्ट है, चैनल में यदि आप नए बने हों तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि चैनल में जो वीडियो अपलोड होते हैं इसकी जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपना एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर दे दें। आइए सीधे हम पॉइंट्स पर आते हैं जिसमें ट्रांसफ़र में किसे प्राथमिकता मिलेगी। तो इसमें अधिक कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आदेश में यदि आप देखें तो सबसे लास्ट वाले पेज में प्राथमिकता का क्रम बताया गया है। जैसे आप देखें तो सबसे पहले तो जो प्राथमिकता है महिला को मिलेगी और इसके पश्चात पुरुष को मिलेगी। अब इसमें प्राथमिकता का जो क्रम बताया गया है, सबसे पहली प्राथमिकता जो अतिशेष शिक्षक हैं उन्हें दी जाएगी। अतिशेष शिक्षक अर्थात इसमें पहले महिला को प्राथमिकता मिलेगी, इसके पश्चात पुरुष को। अतिशेष शिक्षक कौन होंगे, जैसे आप पोर्टल पर अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 में, तो उसमें भी आपका मैसेज डिस्प्ले होगा यदि आप अतिशेष हैं तो। और यदि समान रूप से हम देखें जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है इसके अनुसार यदि हम देखें तो इसमें भी अतिशेष की श्रेणी बताई गई है। जैसे हम इसमें देखें तो इसके बिंदु क्रमांक 3.1.2 में बताया गया है कि संख्या अथवा विषय मान से जैसी भी स्थिति हो, अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन पदस्थ संस्था में उनकी कार्यरत सेवा अवधि के आधार पर वरिष्ठता क्रम में किया जाएगा। अर्थात संस्था में जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ होगा, सबसे अधिक वरिष्ठ होगा, वो अतिशेष माना जाएगा। आगे इसमें बताया गया कि तात्पर्य यह है कि जो शिक्षक वर्तमान पदस्थापना वाली संस्था में सबसे ज़्यादा समय से कार्यरत हैं वे अतिशेष की श्रेणी में चिन्हित होंगे। अब यहाँ पर हम देखें तो थोड़ा सा परिवर्तन जरूर हुआ है। आगे इसमें बताया गया कि किंतु ऐसे शिक्षक जो विगत 2 वर्षों की कालावधि में उक्त संस्था में स्थानांतरित होकर पदस्थ हैं एवं साला में अतिशेष की स्थिति निर्मित हुई है, तो ऐसे शिक्षक जो 2 वर्ष की समय सीमा में पदस्थ हुए हैं अतिशेष की श्रेणी में चिन्हित किए जाएंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट है, जैसे हम इसकी अवधि देखें 2 वर्ष बताई गई है, अर्थात विगत 2 वर्ष जहाँ की उच्च पद प्रभार हुए हैं, तो यहाँ से स्पष्ट है कि जो उच्च पद प्रभार वाले शिक्षक साथी हैं वे अतिशेष की श्रेणी में आएंगे यदि जो उनकी काल अवधि 2 वर्ष के आसपास है, तो 2 वर्ष की काल अवधि में उक्त संस्था में आए हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि किसी संस्था में अंग्रेजी विषय का पद पहले से कार्यरत था, वहाँ पर एक शिक्षक और दर संख्या अधिक थी और अंग्रेजी विषय का एक और पद वहाँ पर स्वीकृत हो गया। ऐसी स्थिति में उच्च पद प्रभार से या फिर ट्रांसफ़र से कोई शिक्षक वहाँ पर पहुँचे और वर्तमान में यदि हम देखें दर संख्या कम हो गई, अब अंग्रेजी विषय का एक ही पद स्वीकृत है, तब ऐसी स्थिति में यदि जो बाद में शिक्षक आए हैं उनकी अवधि 2 वर्ष की काल अवधि है, अर्थात 2 वर्ष के भीतर ही वो वहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, तब ऐसी स्थिति में जो बाद में ज्वाइन हुए हैं वो अतिशेष की श्रेणी में आएगा। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है बिंदु क्रमांक 3.1.2 में। तो यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है अतिशेष के चिन्हांकन में। तो इस प्रकार हम देख रहे थे प्राथमिकता का क्रम, जिसमें सबसे पहले महिला को प्राथमिकता मिलेगी यदि अतिशेष है तो। अतिशेष कौन होगा अभी हमने देख लिया।
अब हम बात करते हैं प्राथमिकता के क्रम की। तो यहाँ पर प्राथमिकता का क्रम दिया गया है। सबसे पहली प्राथमिकता महिला लोक सेवक को मिलेगी, महिला कर्मचारी जो हैं उन्हें मिलेगी यदि वे अतिशेष हैं तब। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें, यदि कोई स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है तब ऐसी स्थिति में सबसे पहले महिला जो कर्मचारी है उन्हें प्राथमिकता मिलेगी, इसके पश्चात पुरुष कर्मचारी को। अब यहाँ पर गंभीर बीमारी, सामान्य बीमारी की बात नहीं हो रही है, गंभीर कौन कौन सी बीमारी है आपको आदेश में देखने के लिए मिल जाएगा। यदि इस प्रकार की जो गंभीर बीमारी है जैसे कैंसर हो गया या फिर अन्य किडनी से संबंधित जो बीमारियां हैं या हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, बीमारी की जो सूची है इस आदेश में बताई गई है। इस प्रकार की यदि कोई गंभीर बीमारी स्वयं को है या फिर परिवार के किसी सदस्य को है तब सबसे पहले महिला जो कर्मचारी है उन्हें प्राथमिकता मिलेगी, इसके पश्चात पुरुष कर्मचारी को। आगे हम देखें तो पति पत्नी यदि शासकीय सेवक हैं तब उन्हें एक ही कार्य स्थान पर स्थानांतरित करने हेतु प्राथमिकता प्राप्त होगी। साथ ही हम देखें तो जो निःशक्त श्रेणी है, जो दिव्यांग है, इसमें सबसे पहले महिला कर्मचारी को, इसके पश्चात पुरुष कर्मचारी को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही इसमें बताया गया है जो विधवा हैं या परित्यक्ता हैं या फिर विधुर हैं इन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसका भी क्रम वही रहेगा, पहले महिला फिर पुरुष। साथ ही हम देखें तो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त यदि कोई शिक्षक हैं तो इन्हें भी जो ट्रांसफ़र है इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस प्रकार जो प्राथमिकता का क्रम है इसमें बताया गया है, इस आधार पर ट्रांसफ़र में प्राथमिकता दी जाएगी। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की कि जनगणना में नियुक्त लोक सेवकों के ट्रांसफ़र होंगे या नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि सबसे अधिक प्रश्न इसी प्रकार से पूछा गया है शिक्षक साथियों के द्वारा। अतिशेष कौन होगा अभी हमने देख लिया, हम बात कर रहे हैं अब जनगणना में नियुक्त लोक सेवकों के ट्रांसफ़र की। तो इस संबंध में यदि हम देखें तो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 27 मई 2026 को भी आदेश जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संदर्भित पत्र द्वारा, जो संदर्भ में पत्र दिया गया है इसके द्वारा ऐसे लोक सेवक जिनकी ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाई गई है उनका स्थानांतरण फरवरी 2027 तक की अवधि तक नहीं किए जाने संबंधी निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि जिनकी ड्यूटी जनगणना में लगी हुई है ऐसे कर्मचारियों के फरवरी 2027 तक की अवधि में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। हालांकि हम देखें तो भारत सरकार के द्वारा भी इसका जो आदेश है वो प्रसारित किया गया है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जिनकी ड्यूटी जनगणना में लगी हुई है ऐसे लोक सेवकों के ट्रांसफ़र नहीं होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं परिवीक्षा अवधि में या फिर जो नवनियुक्त शिक्षक हैं इनके ट्रांसफ़र होंगे या नहीं। इनके ट्रांसफ़र जरूर हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें आपको आदेश में भी देखने के लिए मिल जाएगी। यदि सरसरी तौर पर हम बताएं तो जो परिवीक्षा अवधि में हैं जो नवनियुक्त शिक्षक हैं इनके ट्रांसफ़र विशेष विद्यालयों में, जैसे उत्कृष्ट विद्यालय हो गया या फिर मॉडल स्कूल हो गया, ऐसे विद्यालयों में जो नवनियुक्त शिक्षक हैं जिनकी परिवीक्षा अवधि चल रही है ऐसे शिक्षकों की ट्रांसफ़र हो सकते हैं। समान विद्यालयों में परिवीक्षा अवधि वाले जो शिक्षक हैं इनके ट्रांसफ़र नहीं हो सकेंगे, जिसका उल्लेख आप आदेश में भी देख सकते हैं। जैसे आदेश के बिंदु क्रमांक 3.3.5 में बताया गया कि विभाग अंतर्गत संचालित विशिष्ट विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार विभागीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित शिक्षकों, प्राचार्यों तथा नवनियुक्त परिवीक्षाधीन शिक्षकों को नियुक्त या फिर स्थानांतरित किया जा सकता है। आप बिंदु क्रमांक 3.3.5 को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो नवनियुक्त शिक्षक हैं या फिर जिनकी परिवीक्षा अवधि चल रही है ऐसे शिक्षकों के लिए बताया गया है कि केवल विशिष्ट विद्यालयों में इनकी या तो सीधी भर्ती की जा सकती है प्रवेश परीक्षा के माध्यम से या फिर इनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखें तो जो परिवीक्षा अवधि के शिक्षक हैं इनके ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन केवल विशिष्ट विद्यालयों में। साथ ही आदेश में हम देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए पात्र कौन से शिक्षक होंगे। जैसे हम आदेश देखें तो आदेश के बिंदु क्रमांक 3.3.1 में बताया गया कि आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। स्थानांतरण हेतु ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु ऐसे लोक सेवक पात्र होंगे जिनके द्वारा नियमित ई अटेंडेंस लगाई जा रही हो। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जनवरी से मार्च तक नियमित ई अटेंडेंस लगाने वाले लोक सेवक स्वैच्छिक स्थानांतरण वर्ष 2026 में पात्र होंगे। तो यहाँ पर बताया गया है जिनके द्वारा नियमित ई अटेंडेंस लगाई जा रही थी वे स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए ऐसे कर्मचारी पात्र होंगे। वे अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन, ट्रांसफ़र का जो आवेदन है वो
दर्ज कर सकते हैं। तो आदेश में महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना होगा। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे और जो चारों प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको मिल गए होंगे। बने रहें चैनल के साथ में, क्योंकि आगे ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको सबसे पहले, सबसे जल्दी और सबसे सटीक जानकारी ज़रूर दी जाएगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।